हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों की श्रृंखला देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पर अपने प्रश्नों को देखेंगे, ताकि हमें जो है एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करके बताएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको परसों या नरसों की क्लास में मैंने आपको जितनी भी आपकी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस थी उन सभी के बारे में अच्छे से बता दिया था, आपको पूरा डिटेल में कवर करा दिया था। तो अब जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका करेक्ट? ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी कैसी गैस है? तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। ओजोन के अलावा आपकी जो CFC होगी, HFC हो गई, ये सभी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। कह रहा है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? विकल्प क्या दिए गए हैं? कुत्ता होगा, बाघ होगा, हाथी होगा या फिर आपका बिल्ली हो जाएगा। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपका केवीएस के पेपर के अंदर भी एनसीईआरटी जो है पूछी गई है। तो लगभग जो है आप लोग एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़िएगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट के प्रश्न आ रहे हैं, कुछ आपके फैक्चुअल बेस पूछे जा रहे हैं। तो तैयारी आपको दोनों तरह से करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जंतु है जो अपने कानों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है और उसकी जो बाहर की ध्वनि होती है उसको इकट्ठा कर सकता है। तो ये है आपका बाघ। कौन है? बाघ। इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया बाघ। और आप सभी लोगों को पता है कि बाघ की सुनने की क्षमता इतनी स्ट्रांग है कि वो आपका पत्तियों पे किसी के चलने की, यानी कि पत्तियों की खड़खड़ाहट और पत्तियों पे किसी के चलने की आवाज़ को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लेता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसकी सुनने की क्षमता कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर हम लोग इसके गुर्राने की बात करते हैं, तो ये जब गुर्राता है तो लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है। तो गुर्राने की भी देख सकते कितनी तेज़ है। और यहाँ पर अगर आपसे मान लीजिए ये प्रश्न पूछेगा कि जो आपके बाघ होते हैं, इनके जो बालों का कलर होता है ये कैसा होता है, जलवायु के कारण होता है या फिर इनकी त्वचा के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इस पे जो आपका कलर आता है ये आता है बाघ की त्वचा के कारण, ना कि जलवायु के कारण। जलवायु कभी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है इन सब चीज़ों में। रोल कौन प्ले करता है? तो ये करती है स्किन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कुत्ता क्या करता है? आप सभी लोगों को पता है कि ये जो है मूत्र के द्वारा अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है। किसके द्वारा? मूत्र द्वारा जो है क्षेत्र को चिन्हित कर लेता है। बात करते हैं अगर हाथी के बारे में, तो आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर पूछता है बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो बिल्ली सोती है 12 घंटे लगभग। देखिए जैसा आपका सीटेट के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, सेम कंडीशन जो है आपकी ईवीएस के अंदर भी दिखाई दे रही है। ईवीएस जो है आपकी यहाँ पर केवीएस के अंदर भी ऐसे ही पूछी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? निमोनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और यही ईजी क्वेश्चन जो था वो आपके जो 21 तारीख का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था आपसे। अब बता दीजिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग आपका मलेरिया हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो ये 3 रोग जो हैं ये मच्छरों के
काटने से होते हैं, यानी कि इनका वाहक कौन है, तो ये है आपका मच्छर। तो आंसर यहाँ पर BCD वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को पता भी है कि जो आपका मच्छर यानी कि मच्छर के द्वारा जो फैलने वाला रोग था आपका मलेरिया, क्या चीज़, जो मलेरिया था, इसके लिए किन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो ये थे आपके रोनाल्ड रॉस। कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे, जिन्हें जो है 1902 में पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने मलेरिया रोग की खोज की थी मच्छरों के पेट के अंदर झांक करके। और यही मलेरिया उत्पन्न कैसे होता है, तो जहाँ पर भी आपका पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर ज़्यादा संभावना रहती है मलेरिया रोग के उत्पन्न होने की। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी मादा जो एडीज़ होती है, एनाफ्लीज होती है, ये जब वहाँ पर अंडे दे देती है तो क्या होता है कि उसके अंदर लार्वा जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहता है। और अगर आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल देंगे अगर आप, तो उसमें जो ऑक्सीजन बनती है, यानी कि जिससे वो आपका लार्वा इंक्रीज़ होता है, वो होना बंद हो जाएगा और आपका वहीं पर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इससे जो है आगे मलेरिया आपका नहीं फैलेगा। तो इस तरह से कंट्रोल भी किया जाता है मलेरिया को, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहे पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, बकरी से मिलती है, हाथी से मिलती है, ऊंट से मिलती है या फिर भेड़ से मिलती है। तो बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो लगभग जो है आंसर आपका माना जाता है वहाँ पर बकरी। क्या माना जाता है, बकरी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो अभी पेपर आया था 21 तारीख का, उसमें आपका ऑप्शन में जो है भेड़ भी दिया गया था। अब वहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न वाली बात हो चुकी है। अब यही होता है कि देखते हैं कि आंसर जो है वहाँ पर सही क्या बनता है, भेड़ को मानते हैं या फिर वो लोग बकरी को मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। किस तरह की चोंच अनाज को फोड़ने के काम आती है, लंबी व नुकीली चोंच, लंबी पतली चोंच, गोल चोंच या फिर लंबी सुई जैसी चोंच। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी जो है आप लोगों के साथ जल्दी से जुड़ सकें। और यहाँ पर जो है आप लोग NCERT ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि NCERT ही पूछ रहा है ज़्यादातर। और साइंस भी जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसके अंदर अगर हम आपको टॉपिक बताते हैं तो आप लोग प्लांट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लस आपका जो है यहाँ पर जितने भी NCERT के चैप्टर हैं उनके नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है अगर जब वहाँ पर प्रश्न बचेंगे नहीं तो आपका चैप्टर से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हिंदी के अंदर जो है चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके जाइए। अब यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही थी, कौन सी ऐसी चोंच होती है जो कि अनाज को फोड़ने का कार्य करती है, तो ये करती है गोल चोंच। कैसी चोंच, गोल चोंच। यहाँ पर विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। लंबी व नुकीली चोंच क्या करती है, तो ये करती है आपको मांस को चीरने और फाड़ने का कार्य करती है। अगर पूछता है लंबी पतली चोंच क्या करती है, तो ये मछली को पकड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पर पूछेगा अगर लंबी सुई जैसी चोंच, तो ये करती है परागण को चूसने का कार्य। ठीक है, तो ये सभी कार्य भी याद रखेंगे इन तीनों चोंचों के बारे में, क्योंकि ज़रूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, इंडियन रॉबिन है, मैना है, तोता है या फिर आपका फाख्ता है। जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या बनेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, झटके से जो आगे पीछे करता है ये होती है आपकी मैना। क्या होती है, मैना। इंडियन रॉबिन क्या करता है, जो आपकी इंडियन रॉबिन होती है ये आपका पत्थरों के बीच में घोंसला बना करके वहाँ पर अंडों को देती है। किसके बीच में, पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है और वहीं पर अपने अंडों को देती है। और प्रश्न आपका 21 तारीख को कहाँ से पूछा गया था, तो वो पूछा गया था आपका वीवर बर्ड से। कहाँ से, वीवर बर्ड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करता है फाख्ता के बारे में, तो फाख्ता कहाँ पे घोंसला बनाता है, तो मैंने आपको कई बार रट्टू तोता की तरह से रटवा चुके हैं कि ये जो होता है ये अपने कैक्टस पौधे के बीच में वहाँ पर घोंसला बना करके अपने अंडों को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है, हरियाणा की है, मणिपुर की है, केरल की है या फिर झारखंड की है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग।
तो देखिए अगर बात करता है कुडुक भाषा की, तो कुडुक कहाँ की है, तो ये है झारखंड से रिलेटेड। कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से और क्या चीज़ें याद रखनी है? एक तो आपको संथाल जाति याद रखनी है। क्या याद रखना है? संथाल जाति। मान लीजिए अगर प्रश्न आएगा तो आपको याद होना चाहिए संथाल जनजाति कहाँ की है, तो ये संबंधित है आपकी झारखंड से। और यहीं पर जो झारखंड के जंगल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो झारखंड के जंगल कहलाते हैं तोरांग। क्या कहलाते हैं? तोरांग। ध्यान रखिएगा इसको भी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8वां देखिए क्या कह रहे हैं, स्लॉथ कितने घंटे सोता है? 18 घंटे, 29 घंटे, 17 घंटे या फिर 22 घंटे? आंसर करके बताएंगे सभी लोग कि आपका जो स्लॉथ होता है यह कितने घंटे सोता है। तो स्लॉथ सोता है आपका लगभग 17 घंटे। कितना? 17 घंटे जो है आपका स्लॉथ सोता है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्लॉथ के बारे में, क्योंकि इससे जो है प्रश्न पूछा गया था 21 तारीख के पेपर, यानी कि जिस दिन मेरा पेपर था उसी दिन ये प्रश्न पूछा गया था। इतने सारे जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स, ये सभी एक ही प्रश्न में उठा करके रख दिए गए थे। क्या? भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। यह करीब दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसे पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। यह अपने लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए ये पेड़ों से नीचे उतरते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है एक ही प्रश्न में दिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया कि वहाँ पर जो है ध्रुवीय स्लॉथ करके दिया गया था, स्लॉथ भी दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ स्लॉथ ही है, ध्रुवीय स्लॉथ नहीं है। इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, केले के फूल की सब्जी किस राज्य के लोग खाना अधिक पसंद करते हैं? पंजाब के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के या फिर केरल के? ये देख लीजिए आपका केले का फूल है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, इस तरह से होता है आपके केले का फूल। अब आंसर भी करके बता दीजिए कि किस राज्य के लोग जो है वो केले के फूल की सब्जी खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा आपका चौथा वाला, यानी कि डी, केरल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूछता है केरल के बारे में तो आप लोग नृत्य याद रखेंगे कौन सा? एक तो आपका मोहिनी अट्टम है। कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी है। दूसरा यहाँ पर क्या है, तो दूसरा है आपका कथकली। ठीक है, कथकली। इनको याद रखिएगा बस, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और एक्स्ट्रा याद रखने की, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछेगा आपका। और क्या याद रखना है? टैपियोका याद रखना है। केरल में क्या याद रखना है? टैपियोका, क्योंकि टैपियोका जो है ये यहाँ पर खाया जाता है। और टैपियोका है क्या, तो ये एक प्रकार का जड़ का उदाहरण है। ठीक है, किसका? जड़ का उदाहरण है, जो कि आपका फल भी है और एक प्रकार की सब्जी भी है। दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिटेल में बता दिया है, बहुत अच्छे से इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या याद रखना है? एक तो यहाँ पर आम पापड़ याद रखना है, जिसको मामिडी तांड्रा कहते हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश में अगर नृत्य पूछता है तो नृत्य हो गया आपका कुचिपुड़ी, जो कि यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है कि बांस से बने घर कहाँ पर होते हैं? तो देख सकते हैं ये आपका बैम्बो ट्री है। और इस तरह से जो बने घर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? गुजरात में, हरियाणा में, केरल में या फिर असम में? सभी लोग आंसर करके बताएंगे उत्तर इसका क्या बनेगा। तो देखिए अगर बांस से बने घरों की बात करता है तो ये संबंधित है असम से। कहाँ से है? असम से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या याद रखना है असम के अंदर? असम के अंदर जो नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो है आपका सत्रिया। और यहाँ पर फेस्टिवल कौन सा सेलिब्रेट होता है? तो आप सभी लोगों को मैंने कई बार रिवीजन कराया है। ये होता है बिहू, जो कि 3 प्रकार का होता है, कटी बिहू, भोगली बिहू और रंगोली बिहू, जो कि आपका चावल का एक कटाई के टाइम पे होता है, एक बुवाई के टाइम पे होता है और एक जब खाने की स्थिति आ जाती है तब मनाया जाता है। तो 3 प्रकार से यहाँ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। और असम के अंदर घर भी यहीं पर बने होते हैं बांस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है, जिस वजह से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है, वेलक्रो का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? चीज़ों को उखाड़ने के लिए, चीज़ों को चिपकाने के लिए, चीज़ों को अलग करने के लिए या फिर इनमें से सभी?
ध्यान रखिएगा एक चीज़ वेलक्रो के बारे में, जो वेलक्रो था इसको बनाया किसने था, तो जो आपके जॉर्ज मिस्ट्रल थे, इन्होंने प्रकृति से प्रेरणा लेकर के वेलक्रो को बनाया था। क्यों बनाया था, एक दिन ये अपने कुत्ते को ले जा करके टहलाने गए थे और वहीं पर जो इनका डॉग था उसके कुछ छोटे छोटे टाइप के कांटे जैसे होते हैं, उसमें आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, मैंने तो देखा लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो जो है उसके शरीर में चिपक गए थे। जब वो अपने कुत्ते को घर लेकर के आए थे, फिर उन्होंने वहाँ पर देखा उस चीज़ को कि ये है क्या चीज़ जो कि चिपक जाती है। फिर उसी टाइम पे उन्हें जो है ये प्रेरणा मिली अंदर से कि इसका प्रयोग जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को किस में किया जाएगा, चिपकाने के लिए। तो आंसर यहाँ पर जो बना है वो दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने पूरी थ्योरी भी आपको बता दी है जो कि आपका एनसीईआरटी में दी भी गई है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वोपरि भोजन इडली, वड़ा पाव, डोसा, सांभर तथा नारियल की चटनी है। विकल्प क्या दिए गए हैं, उड़ीसा उत्तर प्रदेश, गुजरात आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर तेलंगाना, केरल या फिर गोवा। तो आंसर करके बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा। आंसर यहाँ पर जो सही बनेगा ये हो जाएगा आपका, एक तो गुजरात बनेगा, दूसरा आंध्र प्रदेश बन जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब विकल्प आए हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर अंदर बात करता है तो यहाँ पर आपको किसके फूलों की सब्जी लोग खाते हुए अधिकतर दिखाई देंगे, तो यहाँ पर जो है कचनार के फूलों की सब्जी जो होती है सबसे ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। अगर पूछता है आपसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपकी डल लेक होती है वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी बोट वगैरह चलती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर डल लेक पूछता है कि आपकी डल लेक कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगर स्टेट देता है तो जम्मू कश्मीर, अन्यथा आपका श्रीनगर वहाँ पर अगर दिया होगा तो श्रीनगर को टिक करिएगा। और यहीं पर आपकी शिकारा बोट चलती है। कौन सी, शिकारा बोट जो होती है आपकी वह भी यहीं पर चलती है। पेन भी नहीं काम कर रहा है। शिकारा बोट क्या होती है, शिकारा बोट जो होगी वो भी आपकी यहीं पर चलती है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर नक्काशी रहित जो आपकी लकड़ी होती है ये भी यहीं पर देखने को मिलती है, जो कि आपके काफ़ी सारे बड़े बड़े हाउस बोट होते हैं उन्हीं के अंदर जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और गोवा के अंदर क्या याद रखना है कि गोवा राज्य के लोग किसके अंदर फ्राई फिश खाना पसंद करते हैं, तो ये नारियल के जो तेल होता है उसमें ये लोग फ्राई फिश खाना पसंद करते हैं। और केरल के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं आगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है। मिजोरम का है, छत्तीसगढ़ का है, जम्मू कश्मीर का है या फिर उड़ीसा का है। तो आंसर करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या बनेगा। तो आंसर देखिए, छऊ नृत्य की बात कर रहा है, सिंपल सा है। छऊ नृत्य जो है आपका ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मिजोरम के अंदर आपको क्या याद रखना है, चिराओ नृत्य याद रखना है, क्योंकि सीटेट में बहुत बार पूछा गया था, तो संभावना है कि आपका केवीएस के अंदर भी पूछ सकता है। अगर जम्मू कश्मीर के बारे में पूछता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग जो है राउफ को याद रखिएगा, राउफ यहाँ पर होता है। उड़ीसा के बारे में अगर पूछता है तो उड़ीसा के अंदर कौन सा, तो एक तो उड़ीसी नृत्य हो जाता है, वो वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उड़ीसा के अंदर आपके काफ़ी सारे मंदिर भी स्थित हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सूर्य भगवान को वहाँ पर जो है समर्पित है वो मंदिर, तो इसको ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा के अंदर ही आपका जो है नुआखाई पर्व मनाया जाता है। ये नुआखाई पर्व जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ का, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि हम आपको हमेशा रिकॉल करवाते रहते हैं, तो इसी तरह से इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपकी चिल्का लेक जो है वो भी यहीं पर स्थित है, जो कि एक लैगून झील का उदाहरण मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में, आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। बताएंगे सभी लोग जो आपका रेगिस्तानी ओक है यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है।
और एक बार आप लोग सेशन को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो साथी नहीं आए हैं तो अभी भी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। तो कोशिश क्या करिए, ज़्यादा लोग आप लोग आइए क्लास में। आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ी। अब तो लगभग मान लीजिए यही कह सकते हैं कि पेपर आपका ख़त्म होने पर आ रहा है। 28 तारीख को तो ख़त्म ही हो जाएगा आपका पेपर। तब आप क्या करेंगे? तब तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपका पढ़ने का। तो देखिए यहाँ पर जो रेगिस्तानी योग है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? तो इसकी मुद्रा याद रखिएगा, दिरहम होती है। और यहीं अबू धाबी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पेट्रोल देखने को मिलता है। और जो पानी होता है वो अपने इंडिया के बराबर नहीं होता है, इंडिया से बहुत ही महंगा वहाँ पानी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की अधिकता ज़्यादा है, जिस वजह से पानी जो है वहाँ पर बहुत ही महंगा मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। और अबू धाबी में ही आपका डेट पाम यानी कि जो खजूर होता है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और प्रसिद्ध भी हैं कि काफ़ी बड़े बड़े खजूर होते हैं अबू धाबी के अंदर। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिए, कह रहा है घटपर्णी पौधे की क्या विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं ऐसी क्या विशेषता नहीं है। कह रहा है इस पौधे का आकार घड़े जैसा होता है तथा इसका मुंह पत्ते से ढका होता है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है यह छोटे कीड़ों को आकर्षित करने के लिए सुखद ध्वनि निकालता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक मनमोहक खुशबू निकालता है। क्या करता है? एक मनमोहक खुशबू निकालता है। यह मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। यह छोटे और बड़े कीटों को फंसाकर खा सकता है। बिल्कुल। यह नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों को फंसाकर खाता है। बिल्कुल, सारे स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प है ये आपका गलत दिया गया है। ध्यान रखिएगा घटपर्णी पौधे के बारे में, ये सभी स्टेटमेंट जो है आपके घटपर्णी पौधे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है। एलिसा परीक्षण का प्रयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? हैजा के लिए, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, या फिर मलेरिया के लिए? मलेरिया के बारे में मैंने आपको बताया भी, आगे भी पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपका पूछा गया था। मैंने वो भी बताया कि 21 तारीख को जब आपका पेपर शुरुआत हुई थी उस टाइम पे यही वाला प्रश्न आपका पहले पूछा गया था। आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा एड्स। कैसे बनेगा? एड्स बना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। ये प्रश्न जो है मैंने आपको करवा रखा था जब मैंने पहली बार आपके KVS के लिए क्लास स्टार्ट की थी। उस टाइम पे पहले ही क्लास में मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। आज मैंने इसलिए रखा है ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास के अंदर से ही प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना जाता है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, या फिर वृष्टि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी लोगों का कि आपको भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है ये कौन सा बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका वृष्टि। ठीक है, क्या बनेगा? वृष्टि। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला देखिए क्या कह रहा है। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? यह उच्च ऊष्मीय मान वाली होती है, कार्बन उत्सर्जन करने वाली होती है, या फिर ये नीले ज्वाला से जलने वाली होती है, या फिर ये एक स्वच्छ ईंधन है। असत्य कथन आपसे पूछा है, ध्यान देके उत्तर करिएगा। छोटी सी गलती जो है बहुत भारी पड़ जाती है, तो इसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि आपके KVS के पेपर के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज जो एकदम हार्ड दे रखी होती है। क्यों? क्योंकि उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। एकदम प्योर हिंदी दी होती है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए LPG के बारे में पूछा गया था, तो ये जो होता है ये कार्बन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है। ठीक है, विकल्प यहाँ पर आपका दूसरा वाला बिल्कुल गलत दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि खेती करने के लिए लॉटरी किस राज्य से निकलती है? मिजोरम में, मेघालय में, केरल में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? आंसर करके बताएंगे कि जो खेती करने के लिए लॉटरी होती है ये किस राज्य में निकलती है। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कल कुछ सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मैम आप जो है पेपर में करंट अफेयर कैसे पूछ रहा है। तो देखिए करंट अफेयर बहुत ही नॉर्मल है। मुश्किल से आप लोग बस 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। एक तो खेल से संबंधित पढ़ लीजिएगा, दूसरा पुरस्कार से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा,
उसके बाद अभी जो आपका लेटेस्ट में पुरस्कार किसको किसको दिए गए हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इन्हीं से प्रश्न पूछ रहा है। बाकी आपका जो फेस्टिवल हुए हैं उनसे प्रश्न आएंगे। तो बस इतनी सारी चीज़ें अगर पढ़ लेते तो इतना टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत होता है। बाकी इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए, खेती करने के लिए जो आपकी लॉटरी निकलती है ये निकलती है मिज़ोरम से। कहाँ से? मिज़ोरम से। मेघालय के अंदर मैंने आपको बताया ही, यहाँ पर आपको घटपर्णी पौधा देखने को मिलता है। और यहीं पर अगर ये पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिन राम में होती है। कहाँ पर? मासिन राम में होती है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करता है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो इसे सूर्योदय का राज्य कहा जाता है या सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इस तरह से जो भी प्रश्न पूछ ले वो तो जीके का प्रश्न रहेगा, जैसे पूछेगा वो तो आपका केवीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर जो बना था वो था आपका पहला वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि मटर के पौधे पर किसने परीक्षण किया था? डार्विन ने, आर.एच. व्हिटेकर ने, मेंडल ने, रोनाल्ड रॉस ने। सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तब तक हम विकल्पों को देख लेते हैं। डार्विन ने क्या किया था? तो इन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था? तो इन्होंने पंचजगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मटर के पौधे पर जिसने परीक्षण किया था ये थे आपके मेंडल। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? तो इन्होंने किया था मच्छर के अंदर मलेरिया रोग की पहचान की थी। ठीक है, सारी बात मैंने आपको बता दी है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके लगभग पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, और हम तो आपको पढ़ा रहे हैं तो हम खुद बोल रहे हैं कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया लगभग उसमें से मैंने करीब 15 से 16 क्वेश्चन जो है मुझे खुद मिले हैं अपनी ही क्लास से देखने को। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरह से अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं। बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए तो आपको बहुत टाइम लगता है, और थ्योरी कोई इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाता है। थ्योरी जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ों को कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश किया करिए जब भी आपका एग्ज़ाम आता है पास में, तो आप लोग 2 से 3 दिन पहले सभी सब्जेक्ट की एक एक बार करके जो है थ्योरी पूरी पढ़ लिया करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है थ्योरी पढ़ना भी। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो काम नहीं चलता है। जैसा कि आपका सीडीपी के अंदर जो है एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आपके चारों विकल्प सही हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा विकल्प होता है जो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा। और एक पैटर्न जो है फॉलो हुआ है आपका इस बार केवीएस के अंदर, तो सेम आपका सीटेट का पैटर्न फॉलो किया गया है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से चैनल पे अभी नहीं बताया गया है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जो भी साथी कल की क्लास में नहीं जुड़ पाए थे वो लोग आज सुन लीजिए, ठीक है। रोज़ रोज़ तो कोई बताएगा नहीं आपको, एक दिन 2 दिन बस। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। और प्लीज़ आप सभी लोग जितनी भी अभी तक हमने क्लासेस करवा रखी है उन सभी को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। हम खुद कह रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बने हैं, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।